मित्रों, आज हम बात करेंगे ऐसे खतरे की जो हमारे दरवाजे पर खड़ा है और इसका संबंध हम सब के जीवन, हम सब के स्वास्थ्य से है, मेरे, आपके और हमारे बच्चों की। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो अब तक हमारी धारणा रही है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रकोप संक्रामक रोगों का रहता है, जैसे मलेरिया, टीबी, हैजा, दस्त आदि। लेकिन बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के साथ इस स्थिति में भी बदलाव आ रहा है। एक आकलन है, और यह आकलन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का है, कि अब हमारे देश में 53% लोग ऐसी बीमारियों से मरते हैं जो कि संक्रामक नहीं हैं, जिनका संबंध हमारी जीवन शैली से है। और इसमें से भी लगभग आधे लोग हृदय और रक्त वाहिका संबंधी रोगों से, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज से मरते हैं, जैसे दिल का दौरा पड़ना, माथे का नस फट जाना, लकवा मारना वगैरह। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा मुख्य रूप से मोटापा और मधुमेह, इन दो बीमारियों में जो भारी वृद्धि हो रही है उसके चलते हैं। में यह है कि सारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो आज के दिन ज़्यादा वेट की है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। मतलब वेट बढ़ता जा रहा है। और वेट से क्या क्या रिलेटेड है कि जब ओबेसिटी होती है तो खाना ज़्यादा खाते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, पर जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे फैटी लिवर एसिरोसिस है। उसके बाद हार्ट डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ से किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। आजकल मोटापे के रोगियों की संख्या हमारे क्लिनिक में बढ़ती जा रही है। अगर किशोरावस्था के मोटापा और पेट के मोटापे को जोड़ा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। कुछ लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उन्हें मोटापा हो रहा है। वो सोचते हैं कि शायद शरीर में सूजन हो जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि शरीर में गैस भर गया। लेकिन आगे चल कर के यही मोटापा मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। निस्संदेह मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और मधुमेह को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से हमारे समाज में मोटापा बढ़ रहा है, ऐसा आभास होता है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण करने वाला है। हम अपने भोजन में कैलोरी 3 तरह से लेते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो कैलोरी हम लेते हैं उसका कुछ अंश तो हमारे शरीर की चयापचय क्रियाओं में, एक तरह से कह लीजिए कि हमारे शरीर के मेंटेनेंस वर्क में खर्च होता है। कुछ हमारी गतिविधियों में, जो हम शारीरिक श्रम करते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। बाकी बची हुई ऊर्जा अर्थात कैलोरी फैट यानी कि वसा, चर्बी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाती है, और यही मोटापे का कारण है। ऐसा माना जाता है कि मोटापे के चलते मधुमेह यानी डायबिटीज़, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़, कई प्रकार के कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियां और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। अतः अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एक तरफ तो अपना शारीरिक श्रम अधिक करें, जिसमें कि कैलोरीज बर्न हो, हमारी ऊर्जा का खर्च हो, और दूसरी तरफ अपने खाने में हम ऊर्जा को नियंत्रित करें, कैलोरीज को कम करें। लेकिन ये काम सुनने में जितना आसान है, असल में एक टेढ़ी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग एक दिलचस्प तथ्य की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 3 दशकों में फैट यानी कि चर्बी, वसा के खिलाफ
लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वो अमेरिका का आंकड़ा देते हैं कि धीरे धीरे लोगों के खाने में वसा की मात्रा घटी है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मोटापे में दिनों दिन वृद्धि जारी है। आखिर क्यों है ऐसा? डॉक्टर लस्टिक बताते हैं कि इसका कारण है हमारे खाने में दिनों दिन चीनी में हो रही वृद्धि। चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका एक अणु ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु को मिलाकर बनता है। अनाज और आलू में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के अनेक अणुओं की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसको हमारे पाचन तंत्र को पचाने में समय लगता है और ये हमारे लिए उतने हानिकारक नहीं है, जबकि सुक्रोज को हमारा पाचन तंत्र तुरंत ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटित कर रक्त में अवशोषित कर लेता है। खून में जाने के बाद इंसुलिन का स्राव होता है पैंक्रियाज नामक ग्रंथि से, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल दोबारा कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को दोबारा भूख लगती है, वह फिर खाता है और यही लंबे समय में मोटापे का कारण बनता है। जैसा कि हमने देखा, सुक्रोज यानी कि आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली चीनी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणुओं को मिलाकर बनता है। ग्लूकोज की खास बात यह है कि शरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, खास करके हमारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स में ग्लूकोज ऊर्जा देने का काम करता है, जो हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा ग्लूकोज होता है उसे लिवर यानी यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लिया जाता है। इसका एक छोटा अंश वसा यानी फैट के रूप में संचित होता है। दूसरी ओर फ्रक्टोज इससे कहीं अधिक हानिकारक है। तेल का जो नॉर्मल खाना होता है रोज़ का, उसका फ्यूल जो हम लोग बोलते हैं, जैसे समझिए कि कार में पेट्रोल भर रहे हैं, उस तरह का रोज़ सेल में हम लोग को भरना है ग्लूकोज। तो इसके लिए एक बहुत अत्यावश्यक ज़रूरी हार्मोन जो चाहिए हर सेल को, वो है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या रोल है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंसुलिन जो है दरवाज़ा खोलता है सेल में, दरवाज़ा खटखटा के खोलता है और बोलता है सेल को कि लीजिए आपका ग्लूकोज आ गया। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसने का अनुमति ही नहीं है। तो अगर इंसुलिन रहता है तब जाके ग्लूकोज सेल के अंदर घुस सकता है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज या आप ले ले, तो एक ऐसा स्थिति बॉडी में बन जाता है जिसको हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस एक ऐसा स्थिति है जिसमें मतलब इंसुलिन को आपका सेल इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसको पहचान ही नहीं पा रहा है। इंसुलिन को ही नहीं पहचान पा रहा है तो ग्लूकोज कैसे अंदर आएगा? ग्लूकोज अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो जितना ग्लूकोज रहेगा खून में, उतना मतलब खून में रहे तब भी जाके सारे सेल, बॉडी के सारे सेल जो है वो एक स्टार्वेशन की स्थिति में है, या फिर एक मतलब समझ लीजिए कि सेल भूखे मर रहे हैं। ग्लूकोज के मात्रा ज़्यादा होने पर भी ये लोग सेल जो है भूखे मर रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। जब ये हो जाता है तो इंसुलिन का मात्रा भी बढ़ जाता है, और इंसुलिन का दूसरा काम है चर्बी या एडिपोज टिश्यू को बढ़ाना। तो इसमें मोटापा बढ़ जाता है। अभी हम लोग आते हैं मेनली फ्रक्टोज में। जितना भी हम लोग पैक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड है जो दुकान में मिलता है, वो सब कॉर्न शुगर से बनता है और उसमें फ्रक्टोज का मात्रा बहुत ज़्यादा है, फ्रक्टोज कंटेंट उसका ज़्यादा है, वो प्योर फ्रक्टोज देता है। तो फ्रक्टोज किस तरह का बॉडी में एक्ट करता है और उसका क्या हानिकारक इफेक्ट है? फ्रक्टोज 3 चीज़ करता है। एक, फ्रक्टोज अपने में इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत बढ़ाता है, ये तो नोन फैक्ट है। दूसरा क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि फ्रक्टोज ऐसा काम करता है कि वो दिमाग को अंधा बना देता है कि ये पहले दिमाग को जानना ज़रूरी है कि कितना चर्बी कहाँ पर जमा है। ये जानने के लिए लेप्टिन एक हार्मोन चर्बी एडिपोज टिश्यू से बनता है और वो दिमाग को बताता है कि हाँ, यहाँ पर इतना चर्बी जमा है। तो ये फ्रक्टोज लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा कर देता है और दिमाग को अंधा कर देता है, और दिमाग देख ही नहीं पाता है कि कहाँ पर कितना चर्बी जमा है। तो एक तरह मोटापा बढ़ते जाएगा और दूसरा तरह आपका दिमाग ये नहीं देख पा रहा है कि कितना चर्बी जमा है, तो और चर्बी जमा करने के लिए वो काम करते जाएगा। तीसरा है कि फ्रक्टोज जो है वो
आपके मतलब जब हम लोग खाते हैं, जब शुरू कर लिए खाना, तो संतुष्टि के लिए केंद्र होता है ब्रेन में, दिमाग में, कि ठीक है अब हम खा लिए, पेट भर गया है, ये एक सिग्नल टाइप का होता है। अगर ये नहीं है तो आप खाते जाएंगे जितना हो सके। तो फ्रक्टोज ये संतुष्ट केंद्र, या आपको कभी ये मतलब महसूस नहीं होगा कि हाँ पेट भर गया है, तो आप मतलब खाना खाते जाएंगे और पेट भर ही नहीं रहा है, ये वाला स्थिति क्रिएट कर लेता है। ये भी मोटापा को ज़्यादा बढ़ा देता है। और अभी जो बहुत मतलब आजकल के बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं कि फ्रक्टोज एक डायरेक्ट एडिक्टिव पदार्थ है या नशीला पदार्थ है, जो जैसे आपका निकोटीन हो गया या अल्कोहल हो गया, उसी तरह का नशीला पदार्थ है। और जैसे एक जो भी ब्रेन में रिवॉर्ड सेंटर है, उसको डायरेक्ट डोपामिन वहाँ पे रिलीज़ करवा देता है और वो उसी तरह का एक्ट करता है। तो ये आपको रोक नहीं सकते हैं। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए, अगर हम ज़्यादा फ्रक्टोज खा रहे हैं या फ्रक्टोज या प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप कार चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल के बजाय उसमें आप हवाई जहाज़ का जो है तेल दे रहे हैं, जेट फ्यूल आप दे रहे हैं बॉडी को चलाने के लिए। तो वो बॉडी के लिए बना ही नहीं है फ्रक्टोज। तो सब ये लास्ट में ये है कि अब सवाल ये उठता है कि फ्रक्टोज फल में भी है, सेब में भी है, इसमें कि सेब ये फल सब खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। हाँ, फल में फ्रक्टोज अच्छे से पैकेज्ड है, उसके साथ फाइबर है, उसमें पानी है, और उसी तरह का फ्रक्टोज जो है बॉडी एक्सेप्ट करता है, प्योर फ्रक्टोज के। तो आप फल खा सकते हैं। तो करना क्या है, कैलोरी इंटेक पे ध्यान रखिए, कम कैलोरी खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, मतलब एक्टिव रहिए। अगर आपने फ्रक्टोज ग्लूकोज खाया, ये ग्लूकोज खाया, ये तो नेचुरल है, इसको बॉडी जानती है कैसे करेगी। तो क्या हो, तो ग्लूकोज जो है पेट में गया, और पेट में इसने क्या किया, इसने ये लेप्टिन मैकेनिज्म स्टिमुलेट किया, लेप्टिन स्टिमुलेट कर दिया पेट में जाके, इसने लेप्टिन स्टिमुलेट किया, जिसने आपके ब्रेन को बता दिया, सेटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, और सेटाइटी सेंटर ने आपसे कहा खा लिया, अब बस बाबू होएगा है। फ्रक्टोज ये नहीं करता, इसलिए खाते जाओगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक। दूसरा ग्लूकोज ने क्या किया कि ग्लूकोज ने इंसुलिन को स्टिमुलेट कर दिया। इंसुलिन से क्या हुआ कि एक तो पोटेशियम जो है अंदर चला गया सेल के, और दूसरे ज़्यादातर ग्लूकोज जो है वो मसल में चला गया, 80% मसल में चला गया। तो जब ये मसल में चला गया तो ये ग्लाइकोजन बन के मसल में स्टोर हो गया। तो जब मसल की एक्टिविटी हुई तो मसल में एनर्जी क्राइसिस नहीं हुई, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ पे है। इसलिए तुम्हारी क्या हुई, एक्सरसाइज कैपेबिलिटी बढ़ गई, नो फटीग। अगर एक्सरसाइज करोगे तो तुम खा रहे हो तो बर्न कर सकते हो उसको। और फ्रक्टोज मसल में नहीं स्टोर होता, लिवर में स्टोर होता। अब अगर ग्लूकोज लिवर में भी स्टोर हुआ तो लिवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। पर ये जो फ्रक्टोज, ये अगर फ्रक्टोज आके लिवर में स्टोर हुआ, ये फ्रक्टोज आके अगर यहाँ लिवर में स्टोर हो गया, तो ये लिवर को ठीक वही नुकसान पहुंचाता है जो अल्कोहल पहुंचाता है। तो पहली बात क्या होता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिवर को डैमेज करेगा, और इसकी वजह से सिरोसिस हो सकती है, ये फैटी लिवर होगा। दूसरे ये जो है साइट्रेट प्रोड्यूस करता है, जो कि अल्टीमेटली यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो यूरिक एसिड कहाँ डिपॉजिट होता है, यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट होता है, और जॉइंट में जब पेन होने लगेगा, मसल में पेन होने लगेगा, तो एक्सरसाइज को क्या होगा, बंद हो जाएगी। और फ्रक्टोज मसल में नहीं डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए फ्रक्टोज मसल में फटीगनेस लाता है।
शुगर से मसल्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे। अल्कोहल एक चीज करता है, फ्रक्टोज ब्रेन में नहीं जा पाता, पर अल्कोहल चला जाता है। तो इसलिए अल्कोहल बुरा या फ्रक्टोज बुरा? फ्रक्टोज बुरा। अरे कम से कम अल्कोहल जब दिमाग में चला जाता है तो ऊल जरूर बकता है ना। तो सारी फैमिली भर कहती है कि दारू पी के आ गए बाप। तो कम से कम एक सोशल प्रेशर पड़ता है कि अल्कोहल ना पियो। कि फ्रक्टोज ब्रेन में जाता ही नहीं तो सुई की तरह घुस रहा है, पता ही नहीं लग रहा। तो अगर संक्षेप में कहें तो फ्रक्टोज के बारे में ये खास बातें हैं। सबसे पहले तो लेप्टिन नामक पदार्थ के माध्यम से मस्तिष्क को यह तृप्ति का बोध नहीं होने देता, अर्थात यह पता ही नहीं चलने देता कि हमारा पेट भर चुका है, अतः हम खाने से रुकते ही नहीं। दूसरी खास बात यह है कि इसका मेटाबॉलिज्म केवल लिवर में होता है और लिवर में वसा के जमाव से सिरोसिस का खतरा होता है। यह वैसा ही प्रभाव है जैसा अल्कोहल का हमारे लिवर पर होता है। इसका काफ़ी बड़ा अंश वसा के रूप में संचित होता है और यही कारण है कि यह मोटापा करता है। वसा से फ्री फैटी एसिड्स निकलते हैं और ये इंसुलिन को अप्रभावी बनाते हैं। इसी कारण फ्रक्टोज इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बात याद रखने की यह है कि इसके मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड की रचना होती है, जिसके चलते गाउट, उच्च रक्तचाप और गुर्दों को नुकसान जैसी बहुत सी बीमारियां होती हैं। फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक अल्कोहल यानी शराब की तरह ही होता है और इसी चलते जो हमारे शरीर पर इसके कुप्रभाव हैं वो भी शराब से मिलते जुलते हैं। आप देख सकते हैं बाईं ओर वो प्रभाव हैं जो शराब हमारे शरीर पर करती है, जिसमें प्रमुख हैं खून संबंधी बीमारियां, शरीर में नमक का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, वसा का असंतुलन, पैंक्रेटाइटिस, लिवर की बीमारी, कुपोषण, मोटापा, मनोभ्रंश यानी कि भूलने की बीमारी, दिमागी क्षमताओं में कमी आना और व्यसन, हमें इसकी आदत लग जाती है। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो ये कई सारे प्रभाव फ्रक्टोज भी कर सकता है। ये भी उच्च रक्तचाप करता है, दिल की बीमारी करता है, वसा का असंतुलन करता है, पैंक्रेटाइटिस इसके चलते हो सकता है, खास करके वसा के असंतुलन के परिणाम स्वरूप। लिवर की बीमारी कर सकने में वह उसी तरह सक्षम है जैसे कि अल्कोहल। मोटापा का यह कारण है, यह हम देख चुके हैं। और एक खास बात यह है कि इसकी भी हमें आदत लग जाती है। भले ही इससे हमें नशा न हो, लेकिन हमें इसकी ऐसी आदत लगती है, ऐसी लत लगती है कि हम और ज़्यादा इसे खाना चाहते हैं। तो इन बीमारियों से बचने का उपाय क्या है? एक तो जाहिर है कि हमें और अधिक शारीरिक श्रम यानी व्यायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज से न केवल हम अपनी कैलोरी को जलाते हैं, बल्कि इसके चलते इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है और हम देख चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हमें अपने खाने में कैलोरीज को कम करना है और ख़ास करके फ्रक्टोज को अपने खाने में कम करना बहुत ज़रूरी है। फ्रक्टोज हम जानते हैं कि सुक्रोज का एक घटक है और सुक्रोज वह चीनी है जो हम रोज़ अपनी चाय में डालकर पीते हैं। मुश्किल ये है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे खाने में कितनी चीनी है। आइए हम बात करते हैं हमारी डाइटिशियन मीनाक्षी जी से। आइए बात करते हैं हमारे डेली की दिनचर्या में यूज़ की जाने वाली खाद्य पदार्थों की, जिसमें कि चीनी की मात्रा अदृश्य होती है। बात करें मिष्टी दही की, इसमें पाए जाने वाले ये 100 ग्राम का जार
इसमें करीब 18 ग्राम चीनी होता है, जो कि सामान्य रूप से 4 चम्मच चीनी के बराबर है। एक बार में 18 ग्राम चीनी हमारे शरीर में जाता है, जिसकी कि अलग से ऊर्जा होती है। उसे हम अपने डेली की दिनचर्या में मेन ऊर्जा में गिनते नहीं हैं। अगर बात की जाए बेवरेजेस की, तो कोई भी बेवरेज जो यूज़ करते हैं उसकी 100 ml में पाया जाने वाला चीनी की मात्रा 12 ग्राम, और एक बार में इस बॉटल को यूज़ किया जाता है तो एक बार में इससे 84 ग्राम ऑफ शुगर हमारे शरीर में जाती है, लगभग 100 ग्राम, जो कि हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे ही बात की जाए तो कोई भी ब्रांड का खाद्य पदार्थ केलॉग्स, जो कि अगर 30 ग्राम लेते हैं इसे हम अपने खाने में, तो 30 ग्राम के साथ 11 ग्राम अलग से चीनी मिलती है। वैसे ही बात की जाए मैंगो जूस की, मैंगो जूस के एक पैक में, इस 200 ml के पैक में भी हमारा जो शुगर है वो 14 ग्राम है। तो ये 14 ग्राम हमारे शरीर में जो चीनी जा रहा है, ये चीनी की कोई तुलना नहीं है, ये अतिरिक्त है। इससे हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। सुबह में यूज़ की जाने वाली एक सिंपल सा जैम, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये एक सर्विंग है 20 ग्राम की, इसमें 13 ग्राम चीनी है। इस चीनी ये मीठी है, 13 ग्राम की चीनी, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है अगर इसकी गिनती नहीं रखी जाए तो। सिंपल सी चीज़ आती है, कोई समझ में एक बार नहीं आए, क्योंकि होता क्या है कि वेजिटेबल सूप में चीनी की मात्रा कहीं से भी नहीं लगता है, क्योंकि ये मीठा होता है। लेकिन इसमें भी ये जो सूप है, इस सूप में भी इसकी 1 सर्विंग में करीब 2 ग्राम चीनी है। ये भी हमारे शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ाता है, चीनी की मौजूदगी बताता है कि अगर 1 जार हम चीनी ले रहे हैं केलॉग्स की, तो इसके साथ हमारे शरीर में 2 ग्राम चीनी जाती है। बहुत ही फीकी कही जाने वाली बिस्किट, मैरी गोल्ड बिस्किट, बहुत ही फीकी होती है। इसमें चीनी की कोई मात्रा खाने में, इसकी टेस्ट में कुछ भी पता नहीं होती है। लेकिन जब ये बिस्किट खाई जाती है तो इसका पर सर्विंग 100 ग्राम में 100 ग्राम बिस्किट में 22 ग्राम चीनी है। पर सर्विंग बताई जाती है 3 से 4 बिस्किट, 3 से 4 बिस्किट में करीब 5 से 6 ग्राम चीनी। ये चीनी हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में जा रही है, जिसकी कि हम गिनती नहीं करते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में जाता है। और पर सबसे बुरी बात अल्कोहल फ्रक्टोज में क्या है? सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात है कि ये सस्ता है। इसको हम कैसा कहेंगे? इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक पॉइजन। कैसा पॉइजन है? इकोनॉमिक पॉइजन है, क्योंकि सरकार को लगता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि सरकार को लगता है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि सरकार को लगता है कि वोट ज़्यादा मिलेगा अगर शुगर सस्ती रहेगी। तो इसलिए सरकार जो है वो शुगर के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक पॉइजन। इकोनॉमिक पॉइजन के और कोई एग्जांपल आप जानते हैं? टोबैको एंड अल्कोहल। तो मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा स्वास्थ्य और एक स्वस्थ समाज विरासत में दें, तो हमें बदलाव लाना ही होगा। यह बदलाव न केवल हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में लाना होगा, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था हर स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है।